भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पासवान है। मैं साइकिल रिक्शा ठेली वालों का यूनियन चलाता हूँ। आप ये यूनियन कब से चला रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से चला रहा हूँ ये यूनियन। 2009 से चला रहा हूँ शुरू से। शुरू कैसे करा आपने? क्योंकि मैं खुद रिक्शा चलाता था तो मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। जगह जगह पे ट्रैफिक वाले सुआ मार देना और जहाँ देखो वहाँ बैन रोक लगा देना, 200-200 किलो माल लेकर के इधर से उधर जाना। उसके बाद भी रिक्शा खाली आ रहे हैं लेकर के रिक्शा जब्त कर लिए जी। ऐसे ही 3-4 रिक्शे जब्त हो गए हमारे। उसके बाद मैं परेशान होकर लोगों को इकट्ठा किया और ये संगठन तैयार किया। आपको ये संगठन तैयार करने में किस प्रकार की मुसीबतें आई? मुसीबतें आई जैसे कि मैं रिक्शा चलाता था तो लोगों को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। ऐसे करते करते कुछ लोग आए, बहुतों से बात की, कुछ लोगों को हमारी बात समझ में आई और संगठन खड़ा हो गया। आपके संगठन खड़ा करने में किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है? मदद किस किस ने करी है? हमारे जितने भी साइकिल ठेली वाले रिक्शे वाले हैं उन सब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं होते तो ये हम मेजॉरिटी नहीं बना पाते। सबकी मतलब एक ज़रूरत बन गई थी कि एक संगठन ऐसा होना ही चाहिए जो मजबूत तरीके से काम करे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे साथी एक हैं, बहुत उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ इस संगठन को खड़ा किया हूँ, जिनका नाम है मुस्तफ़ा जी। उन्होंने ही ये संगठन बढ़ाया है। आज मैं कुछ भी हूँ तो उन्हीं की वजह से। आप ठेली रिक्शा चलाते थे या? हाँ, ठेली रिक्शा। ठेली रिक्शा। ठेली रिक्शा। आपके जो रिक्शे आपके 3 जब्त हुए, जी, वो किसने जब्त करे थे? ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने किए। एक तो ट्रैफिक वालों ने किए, 2 कर लिए एमसीडी वालों ने। 3 रिक्शे गए। क्या कह के जब्त करे थे? बोले कि पासिंग नहीं है ये। 2 तो ऐसे हो गए कि जा कल आना परसों आना करके। 7 दिन का इनका वैलिड होता है। 7 दिन तक घुमाते रहे। वो कह रहे थे या तो 1000 रुपये दो, तुम्हारा 5000 का रिक्शा जा रहा है, 1000 रुपये रिश्वत दो, ले जाओ। हमने कहा जी हमारा जुर्माने की रसीद काट दो, जो 50 रुपये या 100 रुपये की जो कटता है। उन्होंने कहा रसीद ख़त्म हो गया, कल आना। आज साहब नहीं आए, कल अफसर नहीं है, आज पासबुक नहीं है जो पर्ची काटते हैं। इस तरह करते करते उन्होंने 1 हफ़्ता निकाल दिया और लास्ट में उन्होंने कहा जी तुम्हारा 7 दिन हो गए पूरे, अब नहीं मिलेगा रिक्शा, जाओ। इस तरह जब्त कर दिए। ये लोग जब 7 दिन तक रिक्शा रख लेते हैं और परमानेंटली जब्त कर लेते हैं, इन रिक्शों का करते क्या हैं ये लोग? ये उन दलालों को बेचते हैं जो इनके रिश्तेदार हैं, जो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, उन दलालों को ये बेच देते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि कबाड़े में गया। नई रिक्शे जब्त करके उसको ब्लैक में बेच देना और फिर नए लोगों को पकड़ के ला के फिर बंद कर देना, ये इनका काम ही हो गया है। चोर बाजारी खूब है। जबकि ट्रैफिक पुलिस को भी देखिए, वो जब्त करने के बाद आजकल करते करते आज कोर्ट में जाओ एफिडेविट करवाओ। रिक्शे वाले होते हैं कम पढ़े लिखे, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि एफिडेविट कैसे बनाऊं, कि कहाँ से साइन कराऊं। ये भागम भाग में हो जाती है जब्त रिक्शे। ज़्यादातर सुआ मारना आम बात हो गया है। इस तरह से जब्त ही कर लेते। पुलिस वाले भी अत्याचार करते हैं? पुलिस वालों से ज़्यादा अत्याचारी तो कोई है ही नहीं, वही तो सबसे ज़्यादा अत्याचारी हैं। उन्हें एक बैरियर लगाना होता है, बैरियर लगा दिए, उसके बाद 10 रुपये दो, एक होम गार्ड खड़ा कर देते हैं जो सबसे छोटे पोस्ट पे होते हैं, होम गार्ड जिसमें सिपाही लिखा होता है, उसको खड़ा कर देते हैं। कहते हैं 10-10 रुपये रिक्शे वालों को लेना तो पार करना। अभी आज मई में 17 तारीख को मई में एक रिक्शे वाले की मार के हाथ फाड़ दिया, यहाँ से खूनम खून हो गया था वो। मुझे फ़ोन किया कि कोडिया पुल के साहब मेरा वो मार के पुलिस वालों ने हाथ फाड़ दिया। मैं गया, देख रहा पूरा खून से लथपथ था वो आदमी, नवीन सादरे का था। बाद में पुलिस वाले को भगा दिया उसके सीनियर अफसर ने, और फिर मेरे से बोला कि भाई साहब मैं पट्टी उट्टी करवा देता हूँ, अब गलती हो ही गई है। फिर उसको जाके 500 रुपये दिए उस रिक्शे वाले को। उस पुलिस वाले ने, दूसरे ने, जिसने मारा था उसे भगा दिया इन्हीं लोगों ने। उसे भगा दिया मतलब उसको पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर लिया या नहीं, वहाँ ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए इधर उधर कर दिया। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं, उल्टा वो ये कह रहा है कि भाई साहब मैं वो तो चला गया, असल में मारा नहीं है इसको, फटा हुआ था डंडा, उसको पकड़ लिया इसलिए। जब डंडा हम पकड़ते हैं तो हाथ में जख्म होगा ना इधर, उसके यहाँ पे फटा हुआ था। ऊपर कैसे वो पकड़ा तो यहाँ कैसे फटा। आज भी वो ड्यूटी पे है कोडिया पुल पे पुलिस वाला।
ये इस तरह बहुत सारी और कहानियाँ होती है। पुलिस वाले कमज़ोर थोड़ी हैं। सबसे आज की डेट में सबसे बड़ा गुंडा अगर देखा जाए तो पुलिस वाले हैं। क्या क्या इनसे ज़्यादा दादागिरी कोई नहीं करता पूरे दिल्ली में। क्या क्या करते हैं पुलिस वाले रिक्शे वालों पर? पुलिस वाले अब आप देखेंगे अभी चावड़ी बाज़ार का जो गोल चक्कर है वहाँ पे हर नुक्कड़ पे सिपाही सुआ लेके रहता है। पुलिस वाला ये भी नहीं देखता कि इस ठेली पे 300 किलो माल लदा हुआ है, इतनी तपती गर्मी में ले जा रहा है, पसीने से तरबरा रहा है रिक्शा वाला, और उसके बाद कहता है रुक 1 मिनट 1 इंच आगे बढ़ा, बस सुआ घोंप दी उसके पहिए में। अब सोचो जो आदमी पूरा हवा भरा हुआ रिक्शे को नहीं खींच पा रहा ढंग से, उसके ऊपर और सुआ मार दिया। अब ये पशुओं जैसा व्यवहार करने वाली पुलिस को तो इसके तो बिल्कुल ही नहीं मानने चाहिए। मैंने सुना है कि एलजी साहब के यहाँ जा रहे हैं एप्लीकेशन लेकर के दिल्ली पुलिस, तो उनकी तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए, नहीं तो और भी ज़्यादा अत्याचार करेंगे ये। अगर इनकी बात मानी गई तो पहले से ये परेशान करते हैं। जो दिल्ली पुलिस 10-10 रुपये 20-20 रुपये में छोटे सिपाही बिक जाते हैं, 500 रुपये में एसआई बिक जाते हैं, उनको अगर इस तरह की व्यवस्था दे दिया गया रिक्शे वालों को लेकर के, तो 5 लाख 7 लाख रिक्शे वाले हैं, उनके ऊपर तो ये पहाड़ टूट पड़ेगा। ये लोग क्या कह के मारते हैं? कैसे क्या कह के मारते हैं? कुछ नहीं, मजदूरों को जीने का हक नहीं दिल्ली में। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कुछ भी बहाना लगा के मार देते हैं। जाम लग रहा है, हटाओ हटाओ, 1 कदम हटा रहे हैं बाबूजी, करते करते 2-4 लठ तो बरसा ही देते हैं वो। लठ भी मारते हैं? बिल्कुल मारते हैं। कई रिकॉर्ड हमारे पे हैं। हमारा ही, हम जब रिक्शा चलाते थे मेरा पीठ सुझा दिया था इन्होंने मार मार के। अब और क्या बोलूँ, थाने का घेराव किए तो थाने वाले सब भाग गए थे, और कोई गुनाह नहीं किया था। ये फतेहपुरी चर्च रोड है ना, वहाँ पे बैरियर लगा रखी थी, वो मेरे से 10 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा सर मैं अभी 2 बार गया हूँ, तो 2 बार 10-10 रुपये तुम्हारे सिपाही ने ले लिया ज़बरदस्ती। अब मेरे पे पैसे नहीं हैं और मुझे माल उतारना है अंदर जाके। 2 कदम पे हमारा दुकान था बाग दीवार में, फल वाली गली में। बस उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दी मेरे ऊपर, और जब तक वो संभल पाया, जब तक लोग आ गए, फिर उन्होंने कहा मार क्यों रहा है, कौन मार रहा है, तो उतने में वो चला गया, वहाँ से अलग हो गया, थोड़ा सा उधर उधर हो गया। ये बहुत ही अत्याचारी है, और रिक्शे वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी साहब से, उपराज्यपाल जी से, कि इस तरह की लेटर पे हाँ करने से पहले 10 बार सोचें गरीबों के बारे में। बहुतों का रोजी रोटी छूट जाएगा इस तरह से अगर किया गया तो। आपके पास दिन की कितनी कंप्लेन आ जाती है पुलिस वालों की या ट्रैफिक पुलिस वालों की? कम से कम दिन में 50 कंप्लेन आ ही जाती है। दिन में 50 कंप्लेन? हाँ, अभी 5 मिनट पहले ही मैं यहीं पे, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो देखा आज़ादपुर से फ़ोन आया। आज़ाद मार्केट का लाल बत्ती है ना, आज़ाद मार्केट के चौराहा जो है, वहाँ पे एक ट्रैफिक वालों ने उसकी सुआ घोंप दी, साइड लगवा दिया रिक्शा। बाद में बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद उसने मेरे ख्याल से 100 रुपये लिए, छोड़ दिए। सुआ मारने के बाद भी 100 रुपये लिए हैं? हाँ, जब्त करने के लिए कहा था कह रहे जब्त करेंगे। ये बहुत गलत हो रहा है इस तरह से, जो नहीं होना चाहिए। रिश्वत कितनी ले लेते हैं ये पुलिस वाले? ये तो हमें पता नहीं, पर रिक्शे वालों से हर रास्ते पे बैरियर लगा देते हैं ये, और एक रिक्शे वाले से 10 या 20 रुपये का उनका बंधा होता है। जितनी बार आप एंट्री करेंगे उस गली में या उस रोड पे, तो आपको 10 रुपये या 20 रुपये उनका बंधा होता है, जो आपको दिख जाएगा। वो रोज़ाना का काम है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप फतेहपुरी लाल बत्ती पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा कि हर रिक्शे वाले जाएंगे तो एक सिपाही खड़ा होता है, या फिर एक इधर के जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं कंगले से, उनको खड़ा कर देता है डंडा ले करके कि 10 रुपये लेना तब जाने देना। वो उगाही करता है। रिक्शे वालों को कहा क्या है कि पैसे किस वजह से देने पड़ेंगे यहाँ बैरियर से पहले? पैसे रिक्शे वालों को पुलिस वालों ने कहा क्या है कि बैरियर क्रॉस करने से पहले किस वजह से पैसे देने होंगे? नहीं, वो तो पैसे मांगते नहीं, वो तो कहते हैं बंद है यहाँ, रास्ता बंद है। सीधे कहते हैं यहाँ से एंट्री नहीं है, बंद है, यहाँ से नो एंट्री लगा हुआ है, तुझे नहीं पता। दूसरे को भेज देता है कि उसको बोल जाके कि 10 रुपये दे दे और चला जाए धीरे से, मैं इधर मुँह कर लेता हूँ। अगर सवारी हो तो भी कह देते हैं कि नहीं? बिल्कुल, सवारी तो उस इलाके के जो लोग हैं, चांदनी चौक के, फतेहपुरी के जो लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनको भी अगर पूछा जाए वहाँ पे, तो वो भी बताएंगे कि इस तरह से होता है, क्यों उनको आए दिन दिक्कतें होती है। वो कहते हैं मेरा घर ही तो यहीं है, अब हम घर पे नहीं जाएं अपने रिक्शे से, तो उनको ही दिक्कतें होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम है। वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये लेके छोड़ते हैं। एमसीडी भी कुछ करती है रिक्शे वालों को? एमसीडी तो ले जाके सीधा बंद करती है, उसके बाद
300, 400, 500 मनमाना पैसा लेकर छोड़ देती है। क्या कह के रिक्शा ले जाती है उनका? कभी अगर उसके पास पासिंग है एमसीडी का तो ये कह देते हैं कि नो एंट्री में पकड़ा है, इस जगह पे नो एंट्री है। अगर उसने सवाल जवाब कर लिया कि साहब नो एंट्री तो नहीं है, इस जगह पे नो एंट्री नहीं है, ये कोई हाईवे रोड नहीं है, ये तो गली है, गली में किस चीज़ का नो एंट्री। तो अगर उसने इतनी बात कर दी तो समझ लो वो रिक्शा जब्त। फिर कहेंगे साहब आज है नहीं, कल छूटेगी। कल आएंगे तो कल कहेंगे साहब कि आज हमारे पास रसीद बुक नहीं है, पर्ची काटते हैं, परसों आना। इस तरह से 7 दिन पूरा करके उसको मना ही कर देते हैं, कहते हैं कि रिक्शा मिलेगा ही नहीं, जब्त हो जाता है। आज एक गरीब आदमी रिक्शा, इतनी महंगाई हो रही है कि 6-7 हज़ार से कम का रिक्शा आता नहीं है, उसके बाद भी इस तरह की जब्त हो जाता है। ये जो आप देखते हो ना कि टूटे फूटे रिक्शे रखते हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरे या हल्के रिक्शे नहीं हैं, इसका एक ही कारण है कि जब्ती। अगर ये जब्त करना बंद कर देंगे तो सुंदर से रिक्शे चलेंगे दिल्ली में, सजा संवरा सा रिक्शा होगा और बढ़िया हल्के वाहन होंगे, जो कि ज़रूरत है दिल्ली को। पुलिस वाले किस किस चीज़ के लिए मारते हैं और किस किस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं, क्या क्या कह के? देखिए, आपने देखा हो हर 20 कदम पे बस स्टॉप है, बसें खड़ी होती हैं खूब लंबी कतार में, ब्लू लाइन बसें हो गई, डीटीसी हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है। तो जाम तो उसकी वजह से लगता है। अगर मेन रोड पे एक बस खड़ा कर दिया जाए तो जाम लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि पब्लिक आने जाने का रास्ता है, वहाँ बस खड़ी हो गई। तो जब बस खड़ी होगी तो रिक्शे वाला भी 1-2 दिखेगा ना वहाँ। अब बस वाले को तो मार नहीं सकता क्योंकि उसकी मंथली जाती है, वो रिक्शे वालों को डंडा बरसाना शुरू कर देता है। और रिक्शे वाला सोचता है कि चलो मैंने गलती की, शायद मैं अकेला क्या कर लूँगा, मार खा के बेचारा आगे जाके लगा देता है। फिर और कहीं वहाँ आगे कोई और बूथ ऑफिसर होता है, वो वहाँ से 2 डंडे मारता है, फिर वो आगे फिर मार खा के 2-4 रुपए कमा लिए, फिर जाके छाँव में लेट जाता है, कहता है कितनी मार खाऊं। इस तरह से शोषण हो रहा है रिक्शे वालों का, कमाने का तो कहीं मौका ही नहीं दे पा रहे हैं ये। बहुत से रिक्शा वाले होते हैं जो रोड पे ही सो जाते हैं, रिक्शा रखते हैं अपना, रात में भी दिन में भी। उनके साथ क्या समस्या आती है? जो रोड पे सो जाते हैं वो तो खैर शाम के बाद का ही होगा, जो पार्किंग वगैरह में सो जाते हैं। रोड पे तो कोई नहीं सोता, क्योंकि दिल्ली शहर है, यहाँ रात दिन गाड़ियाँ चलती है, रोड पे सोएगा तो एक्सीडेंट होगा। पटरी पे हाँ, पटरी पे वो सो जाते हैं जिनका घर नहीं है, जिनका घर नहीं है उनके लिए तो पटरी ही घर है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी वहाँ सोने से किसी को दिक्कत होता होगा, वहाँ से भी ये मंथली लेते हैं पुलिस वाले। रात को डंडे मार के खड़ा करते हैं, उठ खड़ा हो, 10 रुपये निकाल तब यहाँ सोना, वरना यहाँ से खड़ा हो। वो सोने के भी डंडे मार के पैसे लेती हैं। हमने एक बार हम मंदिर गए थे तो सुबह के 3-3:30 बज रहा होगा, हम लोग मोटरसाइकिल पे थे, तो वहाँ देखा फुटपाथ पे जो सो रहे थे रिक्शे वाले, उनको 2 बुलेट पे आए हुए थे अफसर पुलिस वाले, और उसको डंडे मार के कह रहे हैं पैसे दे पैसे दे। उसको नींद में से उठा के पैसे निकलवा के जेब से फिर आगे गए वो। ये तो कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जो गैराज में रहते हैं रिक्शे वाले, उनके भी अत्याचार होता है? नहीं, जो गैराज में है वो ठेकेदारों की जिम्मेदारी होती है। मतलब मान लो रात के समय में ठेकेदार नहीं है, सो रहे हैं वो लोग वहाँ पे, तभी पुलिस वाले गैराज में भी आते हैं क्या? नहीं, वहाँ गैराज में नहीं जाते, क्योंकि उनका मंथली बंधा होता है हर जगह से, वो पैसे लेते हैं और उस तरह से नहीं होता है गैरेज में। ठेकेदारों से भी पैसे लेते हैं क्या? भैया हर जगह से पैसा लेते हैं, वो तो पैसा पैसा और पैसा, सिर्फ पैसे को ही समझते हैं। अगर जिस तरह से अभी उपराज्यपाल जी पे इन्होंने एप्लीकेशन लेके गए थे या जाएंगे, इन दोनों ही सूरत में अगर उपराज्यपाल जी ने इनको ऑर्डर दे दिया रिक्शा जब्ती का, तो अभी तक तो ये टेम्पू वाले, बस वाले और ऑटो वालों को लूटते थे, अब रिक्शे वालों को भी ये डंडे मार के पैसे दिन दहाड़े वसूलेंगे, क्योंकि उनके पास कानूनन अथॉरिटी होगा। अभी तक तो चोरी छुप के रिश्वत लेते हैं, उस टाइम ये खुलेआम लेंगे। जो भी कानून बनाते हैं ये जितने बड़े बड़े अफसर हैं, उसमें रिश्वत खाने के लिए ही बनता है। आप किसी भी प्लान को देख लो जो दिल्ली सरकार ने लगाया हो, और उसमें सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी ना हुआ हो। हर प्लान बनाने से पहले ही इनकी रिश्वत तय हो जाती है कि इस प्लान में कितने पैसे हमें मिलेंगे। हर कदम पे पैसा चाहिए दिल्ली पुलिस को। आपके पास इस तरह कितने लोगों का फ़ोन आया होगा कि रात में सो रहे हैं, मार दिए पुलिस वाले, पैसा ले लिए?
ऐसे भी लोग फ़ोन करते हैं? रात में खैर सोने वोने के लिए तो फ़ोन नहीं आता कि पैसे ले लिए, पर यह है कि अभी 10-15 दिन पहले एक कंप्लेन आया था नंदनगरी के आसपास। वहाँ पे 2-3 लड़के थे, उन्होंने क्या किया, बोले कि हम नो एंट्री वाले हैं, इस रोड पे नो एंट्री है और ये थाने में जमा हुआ रिक्शा, और 2-3 रिक्शा ले जाके और बोला कि वहाँ आ जाना नंदनगरी थाने। उसके बाद वो नंदनगरी थाने में भी नहीं मिला, उसके बाद पता लगा है कि एमसीडी ऑफिस में होगा, वहाँ भी नहीं मिला। और फिर वहाँ के जो कंप्लेन था, एसआई थे कोई, उनके यहाँ कंप्लेन भी दिलवाया हमने 3-4 रिक्शे वालों का कि इस तरह कौन है जो अपने आप को अफसर कह के रिक्शा ले जाता है, और इनकी जो है अभी तक कोई रिक्शा मिला ना, इसको पता चला कि आदमी कौन थे। वो 3 लड़के होते हैं मोटरसाइकिल पे, इस तरह ठग के ले जाते हैं। ये बहुत सारी गंदगी फैला रखी है दिल्ली पुलिस ने वाकई में। वो रिक्शा कैसे ले जाते हैं पकड़ के? ये खुद तो होते नहीं, किसी और को खड़ा करते हैं। किसी अपने आदमी को कह देंगे रिक्शा इसका लेके चले आओ यहाँ, और थाने के नाम पर कहीं और लेके चला जाएगा। ये तो खैर कम होता है, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा होता है, जैसे बैरियर लगा लिए और वहाँ से या तो पैसे देकर पार हो जाओ, या तो सुआ मार के और फिर जब्त कराओ रिक्शा। ये चूड़िया मारने का और बैरियर का काम तो पुलिस ही केवल करती है। हाँ, बैरियर वाला काम तो 100% पुलिस ही करती है खाली। पर पुलिस को तो ये अथॉरिटी नहीं है ना रिक्शा चालकों को रोकने के लिए और नो एंट्री के लिए, उसके लिए तो ट्रैफिक पुलिस है और एमसीडी है उसके लिए। नहीं, वो कहते हैं कि इस रोड पे हमारा कंप्लेन है, इस चौक पे कंप्लेन है, कहते हैं इस चौक पे कंप्लेन है हमारे पास लिखित में, कौन किया दिखाओ, अगर कहोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे। तो रिक्शे वाले डर के मारे पूछते भी नहीं कि कहाँ का कंप्लेन है, क्या है। पर कई जगह हम गए हैं तो वहाँ खुद उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे कंप्लेन है हमारे पास, इस रोड पे रिक्शा नहीं आने का। उसके बाद उन्होंने आपको कंप्लेन दिखाई? हाँ, एक नवी करीम में हम गए थे एक दिन, तो वहाँ पे एक दिखाए थे कि कई लालाओं ने वहाँ पे कंप्लेन किया हुआ है जो पैसे वाले हैं, उन्होंने कि रिक्शे को यहाँ इस गली में ना आने दिया जाए, इनको रोका जाए। तो रोकने के लिए अगर कोई कहता है रोका जाए, तो उन्होंने तो कहा रोक दो या मोड़ दो, वापस कर दो, तो ये वापस नहीं करते, उसको पकड़ के बंद ही कर देते। एक कमाने खाने का एक धंधा। तो लोग कंप्लेन क्यों किए? कि यहाँ भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है रिक्शे वालों की वजह से, इसलिए यहाँ पे एंट्री बंद कर दो। भाई रिक्शे वालों के लिए भीड़ होती है, कोई आदमी है वहीं का आदमी तो लेके जाता है रिक्शा। वो तो है ही, वो तो उस आदमी को दिख नहीं रहा ना, एक आदमी की सुख के लिए हज़ारों का दुख पैदा कर रहे हैं ये। अब एक आदमी को, अभी मान लीजिए एक आदमी के लिए एक कार हुआ है, जिसका मतलब अगर वो चाहे तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी बसें बनवाई, एसी वाली बसें बनवा रखी है, क्यों नहीं बसों में सफ़र करते? क्यों एक घर में 5-5 कारें लेके बैठे हुए हैं? वो लोग सड़क पे जाम नहीं करते? अब ये देखो ना कि 5-5 एक फैमिली में 5-5 कारें लेके बैठे हैं, सड़क वो नहीं घेरते, उनकी वजह से जाम होती है। सिर्फ जाम ही नहीं होता, ये भारत सरकार का जो विदेशी मुद्रा है वो भी ख़राब करते हैं। बगैर मतलब का पेट्रोल फूकना, हमारे देश का पैसा दूसरे देश में पहुंचाते हैं इसी तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा कारों में पेट्रोल फूक करके। ये जो रिक्शे हैं इसमें कोई ईंधन नहीं है, ये मेहनत से चलने वाली है, बगैर प्रदूषण की रिक्शा है। इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे एमसीडी हो। इन्हें देखना चाहिए जो कारों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है आज की डेट में, उनको रोकने के बजाय एक मजदूर आदमी की, मजदूर जो 100-200 रुपये रोज़ाना कमा रहा है, उसमें लगे हुए हैं कि इसकी कैसे बंद हो जाए। क्यों बंद करना चाहते हैं? हर देश उन्नति की तरफ जा रहा है, हमारे देश में उन्नति के रास्ते बनते हैं 100 से ज़्यादा, लेकिन अमल उसमें 2 भी नहीं होते। एक तरफ कहते हैं गरीबी को दूर करो और ऊपर उठाओ, ऊपर से ये और गरीब करने पे लगे रहते हैं दिल्ली पुलिस और एमसीडी। जिस रिक्शे वाले का दिन में कमाई है 200 रुपये, उसकी रिक्शा पकड़ के 500 रुपये जुर्माना करेगा, तो वो तो 2 दिन और पीछे चला गया ना। 2 दिन मेहनत करेगा तब वो पहले जुर्माने की रसीद पूरा करेगा, उसके बाद फिर कमाएगा और बाल बच्चों को पालेगा। कहाँ से गरीबी दूर होगी? ये तो खुद गरीब बनाने में लगा हुआ है। चाहे वो दिल्ली सरकार को इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर। जगह जगह पे कैमरे जो लगे हैं, ऐसी जगह कैमरे लगवा रखे हैं इन्होंने जहाँ पे दिल्ली पुलिस का कोई छवि नहीं आती उसमें। क्यों इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रखा है दिल्ली पुलिस के लिए कि वहाँ कैमरे लगे हैं, वहाँ बिल्डिंगें नहीं बन रही। दिल्ली में देखिए जगह जगह नई नई बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, रोज़ पैसों के दम पे हो रही है। उनके लिए तो कुछ कहते नहीं। एक रिक्शा वाला सुबह से शाम तक 100-200 रुपये कमाता है, उन्हीं की भलाई करके।
कोई ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाले की बहन बेटी माँ उस रिक्शे में ना बैठी हो। कभी ऐसा हुआ है क्या? जब रिक्शा चलता है तो सभी के काम आता है। जो वो नहीं देखता कि बहन जी आप रिक्शे पे बैठ रहे हो, आप पुलिस वाले की तो फैमिली में से नहीं हो ना, वो तो नहीं पूछता ना, वो तो किसी को भी बैठा लेता है और वहाँ छोड़ जाता है जाके। तो ऐसे में उन्हें ज़रा इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों करें इनके साथ। बल्कि इनके लिए तो जिस तरह एक लाइन मिला है, रिक्शा ट्रैक जो बन रही है अभी दिल्ली में, और जो बंद करवाने पे तुली हुई है दिल्ली पुलिस, उसको तो रुकवाने के बजाय और उसको बोलना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ कीजिए ताकि भीड़ कम हो रोड पे। अपने अपने रोडों पे चलेंगे ये, इसमें इनको तो रोकने के बजाय और अपनी भीड़ और जिम्मेदारी और बढ़िया निभाना चाहिए। भैया जब ये पुलिस पकड़ लेती है और जुर्माना मांगती है, वो रसीद भी काटती है क्या? नहीं, वो रसीद नहीं काटती। रसीद कभी नहीं काटती है? नहीं, चाहे जितना बड़ा अमाउंट भी ले ले। हाँ, वो रसीद नहीं काटती। और माफ़ी चाहते, थोड़ा फ़ोन आ गया। जब मान लो थाने में जाके पैसे लेते हैं रिक्शा वापस करने के लिए, जब्त किया हुआ रिक्शा, तब भी रसीद नहीं काटते? नहीं, मतलब जो भी पैसा आता है। एप्लीकेशन लिखवाते हैं। कई बार तो थाने में रिक्शा ले गया हुआ रिक्शा ही नहीं मिलता। रिक्शा ले गए हैं पुलिस वाले, फिर भी नहीं मिलता वहाँ। अगर वो बढ़िया आदमी रहा, थोड़ा बहुत पहुँच वाला, तो रिक्शा फिर ऊपर करवा लेते हैं इन दिल्ली पुलिस से, देना ज़रूरी पड़ जाता है इनको। वरना अगर कमज़ोर रहा तो वो भगा देता है उसे, तेरा रिक्शा लाया ही नहीं हो, जा यहाँ से। कौन लाया? देख ले अंदर नहीं है। लाया हुआ रिक्शा मना कर देता है, कहते हैं आया ही नहीं यहाँ तेरा रिक्शा, जबकि वहाँ पड़ा भी हो। नहीं पड़ा नहीं है, वो किसी को दे देते हैं ना, रास्ते में बेच दिया किसी को। जब वहाँ थाने में है ही नहीं रिक्शा तो वो तो मना कर देंगे ना सीधा सीधा। रिक्शा वाला कहता रहता है कि साहब आप ही तो लाए थे, वो फिर भी मना कर देगा, कहाँ है देख ले जाके, लाए ही नहीं तेरा रिक्शा यहाँ, चल भाग यहाँ से। इस तरह भी बहुत सारे केस हुए हैं। जब नो एंट्री में पकड़ते हैं, नो एंट्री का चालान काटते हैं, तब भी रसीद नहीं काटते? नहीं, नो एंट्री का चालान नहीं काट रहे हैं ये। एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि मुझे रिक्वेस्ट लेटर होता है वो कि मेरा रिक्शा यहाँ से पकड़ा गया और मुझे कृपा करके रिक्शा वापस करने की कृपा करें। बाद में वो ये जो भी पकड़ता है वहाँ का, वो वहाँ पे सिग्नेचर एसीपी का चलता है। एसीपी साहब आएंगे तब छूटेगी। अब एसीपी साहब ने तो एप्लीकेशन कहने के लिए एप्लीकेशन पे तो छोड़ दिया, लेकिन अंदरूनी वो जो पैसा लेते हैं वो कहीं किसी कोटे में नहीं होता। वो उसका कोई कोटा नहीं, अपनी जेब में जा रहा है। हाँ, एप्लीकेशन लिखा गया कि फ्री में छूट गई, लेकिन वहाँ भी पैसा चाहिए। अच्छा भैया आप बताइए कि आप जो रिक्शा का वो चला रहे हो यूनियन, ये आपने जब शुरू किया कि आपने कितने साल रिक्शा चलाया था उससे पहले? मैं 12 साल रिक्शा चलाया। आप अपनी पूरी जो हिस्ट्री है ज़रा ब्रीफ में बता सकते हैं, कैसे दिल्ली आए? और मैं दिल्ली आया था 1996 में। उसके बाद मैंने एक जगह नौकरी की। नौकरी भी नहीं मिला था जल्दी, क्योंकि ज़मानत चाहिए कहीं काम करने के लिए, किसी और के थ्रू चाहिए ज़मानत। क्या चीज़ की नौकरी थी? मतलब वो तो फैक्ट्री था, गत्ते का फैक्ट्री था। तो मैंने वहाँ पे नौकरी मांगा तो उन्होंने कहा कि कोई अगर जानकार हो दिल्ली में तो उसका जो है बातचीत करा दो हमारा, तब हम नौकरी दे सकते हैं। फिर कोई था नहीं, उन्होंने देखा कि अच्छा आदमी है, उन्होंने नौकरी पे रख लिया। फिर मैं 1 साल तक नौकरी की वहाँ से। 1 साल बाद मैंने क्या किया, वहाँ हमारी सैलरी थी 1200 रुपये महीना, तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने, एक दोस्त थे हमारे जो ठेली चलाते थे, उन्होंने बताया कि यार तुम ठेली चला लो, तुम्हारा परिवार पल जाएगा ठीक ठाक। परिवार में आपके उस समय कितने आदमी थे? उस टाइम तो हम थे, हमारी पत्नी थी और मैं था। और गांव में रह रही थी पत्नी या दिल्ली में? नहीं, साथ में ही थी। आपका गांव कहाँ पे? गांव हमारा झारखंड है। झारखंड में किधर पड़ता है? झारखंड में हमारा गिरिडीह जिला पड़ता है, गिरिडीह। आपने गांव क्यों छोड़ा था? गांव छोड़ा था, बड़े होने के बाद तो काम की ज़रूरत होती है। हमारा परिवार गरीब परिवार है, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। तो पढ़ाई तो छोड़ो, सही से पालन पोषण नहीं हो पाता है गांव में, क्योंकि बाहर क्यों आएगा आदमी? अगर घर में ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तो बाहर क्यों जाएगा? तो इसी तरह हमारा भी परिवार
परेशानी में चल रहा था। उस टाइम हम थोड़ा सा लगा था कि मैं थोड़ा शायद परिवार की मदद कर सकता हूँ 1000-2000 रुपये कमा के, इसलिए मैं फिर दिल्ली आया। और दिल्ली आके मैंने वैसे नौकरी की। नौकरी करते करते फिर गुजारा नहीं हो रहा था। उस टाइम की बात है जब ये प्याज महंगा हो गया था, उस टाइम मैंने वो नौकरी छोड़ी थी जब बीजेपी की सरकार थी, और प्याज हो गया था 80 रुपये किलो। उस टाइम मैंने ये नौकरी छोड़ दी 1200 रुपये महीने का, और मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। ठेली? हाँ, ठेली हमने ख़रीदा था असल में। शुरू से ही खरीद ली थी आप? हाँ, रिक्शा ख़रीद लिया शुरू से। उसमें क्या मुसीबतें आई थी? खरीदने में दिक्कत क्या है? खरीदने में दिक्कतें आई थी ये कि पासिंग नहीं हो रहा था, कह रहा था आईडी प्रूफ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बहुत सारी मुसीबतें थी। फिर मैंने उनका, जिन्होंने मुझे रिक्शा ख़रीदवाया था, उनके एड्रेस पे सारा कुछ करवाया और इस तरह से रिक्शा पास करवाए। उस टाइम नो एंट्री वगैरह नहीं था, कुछ खुला चल सकते थे, अपना आराम से कमाए। उसी तरह शुरू हुआ हमारे रिक्शे की ज़िंदगी। अभी हमने 2009 में, जनवरी में 2009 में हमने रिक्शा अभी बंद किया अपना, और क्योंकि लोगों के भलाई के लिए दिन रात भागना ही पड़ता है, इस वजह से छूट गया, वरना हम तो चाहते थे अभी भी चलाएं। इस तरह से आपका रिक्शा का चलाना छूट गया तो आपका जीविकोपार्जन कैसे हो रहा है परिवार का? जैसे मैं एनजीओ चलाता हूँ, हमें एनजीओ दे देती है थोड़े से करीब परिवार चलाने लायक 3-4 हज़ार रुपये, और फिर मैं पार्ट टाइम में एक और माइक्रो फाइनेंस का काम करता हूँ। उस तरह से परिवार चल रहा है। आइए, आपको यूनियन क्यों बनानी पड़ी? यूनियन ज़रूरत थी। जितने भी दिल्ली में रिक्शा ठेली वाले हैं, उनको एक ज़रूरत थी ऐसे आदमी का जो सही तरीके से ईमानदारी से काम कर सके। पहले से भी तो रिक्शा यूनियन थे या ट्रॉली यूनियन थे, लोग काम कर रहे थे, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले से जितने भी लोग थे वो जियो और जीने दो वाला माहौल रखते हैं सारे, खाओ और खाने दो, मेरा मत पकड़ो सबकी पकड़ लो, इस तरह का लोग हैं यहाँ पे जितने भी हैं यूनियन में। यूनियन क्या, आज की डेट में सारे लोगों का सोच ही यही है कि हमें जीने दो, बाकियों को मार दो, इस तरह के सोच रखने वाले लोग हैं। हमने यहाँ कभी भेदभाव नहीं किया कि मेरे जो साथ मेंबर हैं, 10,000 लोग जो हैं हमारे अपने मेंबर, उनको नहीं पकड़ना है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। हमने कहा किसी को नहीं पकड़ना है। उसके लिए हमने दिन रात संघर्ष किया है। सड़कों पे हमने उनको रोका है आके। कई लोगों ने तो कहा था कि आप गलत करते हैं, ये सरकारी काम में बाधा डालते हैं। उनसे हमने कहा था कि आप कितने सरकारी काम कर रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं साइड में खड़े होकर के। किन लोगों ने कहा था? यही दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जमुना बाज़ार के जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ पे मैं देखा था कि कम से कम 25-30 रिक्शे लाद रखे थे, रिक्शा ठेला सब, और पूरी पब्लिक तमाशाई बनी हुई थी। एक भी रिक्शा उधर से आते ही, जबकि वहाँ पे कोई रिंग रोड नहीं है, ना कोई आरटीएल रोड है, वो मंदिर की जगह है। वहाँ मंदिर लोग आते हैं, रिक्शे में बैठ के वापस जाते हैं, रिक्शा लेके आते हैं मंदिर में, मंदिर से रिक्शा लेके जाते हैं। उस जगह पे इन्होंने क्या किया कि लगा दी उन्होंने एक के ऊपर एक रिक्शे और ले जाने लगे। हमने जब उनसे पूछा कि साहब यहाँ क्यों पकड़ रहे हो, यहाँ तो कोई नो एंट्री नहीं, ना ये आरटीएल रोड है, तो कहने लगे कि आप जो है सरकारी काम में दखल दे रहे हो और आपको बंद करवा दूंगा अभी सरकारी काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है, आप वहाँ कंप्लेन कीजिए, लेकिन आप हमको ये ज़रूर बता के जाइए कि आप पकड़ क्यों रहे हैं। फिर लास्ट में फिर हमसे नहीं कुछ बोले, ले गए वो सारे रिक्शे पकड़ के ले गए वो सारे? ले गए। वापस किसी को करे या सारे? वापस फिर मैं साथ गया था, मैं साथ गया, सबकी फ्री में छूटी।